वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज एक ग्लोबल अपडेट्स के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत है। और आपको मालूम ही है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रही हैं। पाकिस्तान का भी ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा हम पाकिस्तान की बात पहले करके फिर हम थोड़ा-सा ग्लोबल लेवल पे आ जाएँगे। और आज मेरा बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आपके साथ बात की जाए अमेरिका के बारे में। उससे पहले लेकिन 1-2 चीज़ें जो पाकिस्तान में हुई हैं, उनके बारे में मैं एक छोटे-छोटे वन लाइनर आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जो कहा है कि 120 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो हैं, वो 1 महीने में उनके ऊपर काम शुरू किया जाए। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं इसको एप्रिशिएट भी करता हूँ और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि नैब जो है उसके हाथ-पाँव बंधे हुए थे और उसको काम नहीं करने दिया जा रहा था। और जिस तरह होता है ना कि जो अकाउंटेबिलिटी के ज़ार्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको वीक कर देती हैं वो गवर्नमेंट्स जो कि करप्ट होती हैं। तो ये एग्जैक्टली नैब के साथ भी यही हो रहा था। साथ साथ आपको पता है कि कुलभूषण यादव के हवाले से काफ़ी एक आधे दिन से रोला पड़ा हुआ है और अपोजिशन ने उसके ऊपर कहा है जी कि एनआरओ दिया जा रहा है। उनकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि कोई माई का लाल कुलभूषण यादव को एनआरओ नहीं दे सकता, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये किसी का पर्सनल इशू नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई पर्सनल लेवल पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ये जो ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ था, वो भी मैं समझता हूँ कि बेहतरी के लिए हुआ था। और उसमें आगे जाके हम देखेंगे कि इसका जो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, क्योंकि कुलभूषण यादव से छुटकारा हासिल कर लेना, उसको मार देना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से जो इंडियन नैरेटिव है उसको शदीद डेंट लगा है। और हमें चाहिए कि हम जितना भी इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उसको प्रोलॉन्ग करें। उसको जो अपील का हक है वो दे के भी, उसके बाद भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर भी आप हो सकता है उसको ज़िंदा रखें, जब तक उसकी ज़िंदगी है। और उस वक्त तक लोगों को बताएं कि किस तरीके से इंडिया जो है वो पाकिस्तान में सबवर्जन करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता है, लोगों को मारता है, धमाके करवाता है। और जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए इसने ये सारी एक्टिविटीज़ की थी, उनका जो हमेशा से जो एक तज़किरा है वो होता रहेगा। क्योंकि उसको मार देना जो है ये कोई हल नहीं है, कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ है वो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में मुझे एक कंसर्न है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब, जो कि हर रोज़ कोई ना कोई, कभी चीफ सेक्रेटरी का कुर्बानी कर देते हैं, कभी किसी वज़ीर को निकाल देते हैं। आज जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसके सरबराह को फारिग कर दिया है। मुझे उनकी जो गवर्नेंस है उसकी समझ नहीं आ रही है। मुझे तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब की बजाय वो सरदार उस्मान बेज़ार लगते हैं। हर चीज़ से बेज़ार हो जाते हैं, हर शख्स से बेज़ार हो जाते हैं। ये मैनेजमेंट नहीं होती। मैनेजमेंट ये होती है कि अच्छे लोगों को आप लाएँ, उनको फिर आप डेलीगेट करें अपनी अथॉरिटी और फिर उनसे काम लें और काम में उनको अकाउंटेबल ठहराएँ। ये मैनेजमेंट होती है। ये मैनेजमेंट नहीं होती कि आपने थोड़ी-सी बात की, अगले ने नहीं मानी या उससे नहीं हो सकी तो आपने उसको फ़ौरन फ़ारिग कर दिया और ना उसको पूछा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये मैनेजमेंट स्टाइल जो है ये उस्मान साहब, ये बेज़ारी का जो है ना वो उसको छोड़ दें और थोड़ा-सा बेहतर करें। इसके साथ-साथ एक इंटरनेशनल लेवल पे ये हुआ कि ईरान के एक तैयारे को अमेरिका के एक फाइटर जेट ने उसमें फ्लाइट के दौरान उसको अ, हरास किया और उसकी वजह से जो मुसाफिर हजरात थे बैरूत उतरने से पहले ईरानियन फ्लाइट जो थी उसमें वो लोग जख्मी हुए। अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। और लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव वाकया है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना ही कम है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि आया सोफिया का जो मामला था उसमें आज हमने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे जो टर्किश लोग हैं वो आए और उन्होंने नमाज जुमा अदा की वहाँ पे। और उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि अगरचे लोगों की एक दूसरी आरा भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उधर से पता ये चल रहा है कि जो कौम है तुर्की की, वो इस मामले में अपनी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो इनकी चीज़ों जो भी हम बात करें इनके ऊपर हम तफसील से किसी वक़्त बात भी करेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ी-सी ये बात करके फिर मैं असल में आज जो मेरा मौज़ू है वो अमेरिका है। अमेरिका क्यों है? आपको पता है कि डेविड फ्लॉयड का जब वाक़या हुआ था और ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मामला हुआ था उसके बाद जो सितारे हैं ना उसके ट्रम्प साहब के, वो नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे हैंडल करें। एक तरफ कोरोना ऊपर जा रहा है और ट्रम्प साहब के जो सितारे हैं वो नीचे की तरफ
चलते ही जा रहे हैं और गिरते ही जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि उधर से इलेक्शन में अंडर 4 मंथ्स, 3 महीने और कुछ दिन रह गए हैं। नवंबर आपको पता है इलेक्शन मंथ होता है, और मैं चूंकि पिछले 25 साल से तमाम इलेक्शन जो हैं अमेरिका के उनको कवर करता आ रहा हूँ, और मुझे अंदाजा है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी इस वक्त और कितना सीरियस है इस वक्त दोनों पार्टीज के लिए अपनी अपनी कैंपेन्स को आगे बढ़ाना। और रिपब्लिकन जो कन्वेंशन है उसका जैक्सनविल फ्लोरिडा से कैंसिल हो जाना, ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि आपको पता है कि जो कन्वेंशंस होते हैं दोनों पार्टीज के, वो एक पिनिकल होता है उनकी इलेक्शन कैंपेन का, और उससे फिर एक बहुत बड़ा हुपला क्रिएट होता है, बड़ी जबरदस्त वहां पे एक जो आप समझ लें कि एक जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है कैंपेन का, वो ये होता है। उसके बाद फिर इंडिविजुअल रैलीज चलती रहती हैं, और फिर उसके बाद डिबेट्स का सिलसिला चलता है। लेकिन जो कन्वेंशन होता है वो बहुत बड़ा एक मकाम होता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो बेस उस बना के उसके ऊपर फिर फ्लाई करते हैं। तो जैक्सनविल फ्लोरिडा से उसका इलेक्शन कन्वेंशन का कैंसिल होना रिपब्लिकन पार्टी का और ट्रंप का, ये बहुत बड़ा धचका है, और वो उन्होंने करना पड़ा है। कहा तो उन्होंने ये है कि ये हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से, कोरोना की वजह से। लेकिन पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये बात नहीं है। बात ये है कि फ्लोरिडा में जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं वो 13 पॉइंट्स नीचे हैं जो बाइडन से। अब जो बाइडन जो हैं वो आपको पता ही साबिक नायब सदर रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी एक वहाँ पे गुडविल भी है। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो उनके सामने अब बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि जो कोरोना के नंबर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये जो मामलात हैं ये उनके लिए, ट्रंप साहब के लिए बहुत सीरियस हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे इनको हैंडल करें। मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका को बंद करें, क्योंकि 40 लाख केसेस जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा था कि कोरोना के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर इस वक्त जो है मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो शदीद कोरोना के अटैक का शिकार है। बल्कि कहा जा रहा है कि सुनामी ऑफ कोरोना जो है वो इस वक्त आ चुका है वहां पे, और समझ नहीं आ रही उनको कि कैसे हैंडल करें। टेक्सास की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी काउंटी है, वहां पे एक इतना जबरदस्त मामला खराब हुआ है कि वहां पे हॉस्पिटल्स में तकरीबन 50% जो भी लोग आ रहे हैं उनमें से 50% जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं, और इंतहाई शदीद हालत में वहां पे मौजूद हैं। बल्कि अब सूरत हाल ये आ गई है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं डॉक्टर्स ने, और उन्होंने अब जो मरीज हैं उनको वापस भेजना शुरू कर दिया है, और कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाके घरों में मरें और वहां पे जाके अपनी जान दें। हम लोग इस वक्त हॉस्पिटल में कुछ नहीं कर सकते आपका, क्योंकि हमारे पास इस तरह की चीजें मौजूद नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं है जो कि इस तरह के मामलों को हैंडल कर सकें। ये स्टार काउंटी है वहाँ पे टेक्सास में, जो कि उनका जो रियो ग्रांडे सिटी है उसकी एक ये काउंटी है। और उसका जो हॉस्पिटल है उसमें जो 50% मैंने कहा कि जो हॉस्पिटल्स के मरीज हैं वो इस तरह की हालत में है कि जिनके बारे में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सिचुएशन इज रियली डेस्परेट। अब ये जहाँ पे डॉक्टर्स ये कहना शुरू कर दें कि डेस्परेट सिचुएशन है, और डॉक्टर्स ये कहना शुरू कर दें कि सुनामी ऑफ पेशेंट्स हमारे पर आ रहे हैं, तो वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। कर्फ्यू जो है वो अनाउंस कर दिया गया है रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और जितने भी लोग हैं उनको कहा गया कि वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। जज जिसने ये ऑर्डर जारी किया है उसने ये कहा है कि हमारी जो कमर है वो टूट चुकी है, हमारी कमर टूट चुकी है, और उसने कहा है कि वी आर इन लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। अब ये अंदाजा लगा लें कि कितनी सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका में 40 लाख से ज्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं। 3 लाख रिपोर्ट हुए हैं केसेस WHO को सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। और पूरी दुनिया में इस वक्त 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट कर चुका है WHO। अब यहां से आप अंदाजा लगाएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। ट्रंप साहब से अपना मुल्क कंट्रोल नहीं हो रहा, उनसे कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। पहले वो डिनायल में थे, पहले वो मान ही नहीं रहे थे। आपको पता है कि वो तो अपना मास्क भी नहीं पहनते हैं, और मास्क पहनना वो अपनी तौहीन समझते हैं। और एक ही दफा उन्होंने मास्क पहना, वो भी एक खास मौके पे जाके, फौज के पास जाके, तो वरना तो वो पहन ही नहीं रहे थे। तो अब आके उनको ये पता चल रहा है कि, बल्कि अब उन्होंने माना है कि मेरे से गलती हुई है और मुझे इस तरह की
اسٹریٹجی نہیں اپنانی چاہیے تھی. ایک اور جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ٹویٹس کرتے ہوئے بھی ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے کیونکہ میرے کچھ جو ٹویٹس ہیں ان کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں. تو یہ جو ٹویٹ والی پریزیڈنسی ہے اس کا کیا بننے جا رہا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ کیا ہوتا ہے. کیمپین کو میں کوشش کروں گا کہ وہاں پہ جتنے بھی سورسز ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو ان کی انفارمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ وہاں پہ ابھی ایک پولیٹیکل ایڈ جو ہے وہ آیا ہے، وہ ہے پریزیڈنٹ بائیڈن، وائس پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ اوباما جو پہلے پریزیڈنٹ تھے، اور اس کا عنوان بھی انہوں نے 44-46 رکھا ہے، 44+46، کیونکہ اوباما جو تھے وہ 44th پریزیڈنٹ تھے اور یہ اگر بائیڈن بنیں گے تو یہ 46 پریزیڈنٹ ہوں گے. تو وہ جو انہوں نے ایڈ بنایا وہ اس حوالے سے بنایا ہے، اور بیسیکلی پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں وہ بائیڈن صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بڑا خوبصورت ایڈ انہوں نے بڑا اسکلفلی اس کو ڈیزائن کر کے بنایا ہے، کیونکہ اس میں دکھایا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کے آفس میں بائیڈن صاحب جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ ان کو ریسیو کرتے ہیں، اور پھر سوشل ڈسٹینسنگ دکھائی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل اٹیک انڈائریکٹلی وہ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے لیکن ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے اسکلفلی اس کو بنا کے تو وہ ایڈ جو ہے وہ چلے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں اوباما صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیولی سپورٹ کر رہے تھے بائیڈن کو، اور آئندہ بھی جا کے پوری کیمپین میں وہ ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 63% ابھی بھی پاپولر ریٹنگ ہے ان کی اوباما کی. لیکن آن دی ادر سائڈ جو بائیڈن ہے وہ ابھی تک 50% پہ نہیں پہنچ سکے، اگرچہ وہ ٹرمپ سے آگے ہیں لیکن وہ اوباما کی پاپولیرٹی سے ابھی بھی پیچھے ہیں. تو اس لیے اوباما کی پاپولیرٹی کی جو ویو ہے اس کو وہ چینلائز کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو بلیک ووٹرز ہیں، اور ڈیوڈ فلوئڈ کے بیک گراؤنڈ میں ان کو ضرورت ہے کہ اس چیز کو چینلائز کیا جائے اور فائدہ اٹھایا جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے اوباما کا. اور وہ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اپنی تمام تر سروسز جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں گے. پچھلے دنوں میں جو بائیڈن نے مسلمانوں کو اور ان کے ووٹس لینے کے لیے ایک اچھا پیغام بھی دیا تھا، مثبت پیغام دیا تھا، جس میں انہوں نے ایک حدیث کا بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو آپ کو اس کو ہاتھ سے مٹائیں، اگر نہیں مٹا سکتے تو اس کو زبان سے مٹائیں، اگر زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو انہوں نے کوٹ کیا تھا. تو مسلمانوں نے اس کو ویلکم کیا، لیکن ٹرمپ صاحب نے ایک ایسے بندے کا ری ٹویٹ کیا جس نے جو بائیڈن کی اس بات کو کرٹیسائز کیا تھا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن سچویشن جو ہے اس وقت وہ بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ رہی ہے. ان کو کرونا کے حوالے سے بھی اور پولیٹیکلی بھی ڈینٹ پڑنے کا اندیشہ ہے. ابھی کچھ کہا تو نہیں جا سکتا کیونکہ 4 مہینے پڑے ہوئے ہیں اور 4 مہینوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کیمپین ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ یہ ان یوزول ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کی پوری کیمپین جو ہے اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا، اس کے تمام جو کونوٹیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی. ورچوئل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے میٹنگز ہوں، ورچوئل لیول پہ کیمپین ہوں گی، تو اس لیے لوگوں سے اس طرح کا رابطہ بھی نہیں ہو سکے گا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہوں. تو وہ اس طرح کا نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری اپڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ ان کو پسند کریں گے اور جتنا بھی ہو سکے اس کو شیئر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ہمیشہ آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.